जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इस वीडियो में हम मोटे मोटे तौर पर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन एक ऐसा शब्द है जो कि डेली आप न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में या न्यूज़ चैनल्स पे आप पढ़ते होंगे या उसके बारे में सुनते होंगे। हम चाहे बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाएं या किसी बैंक में लोन लेने जाए या फिर किसी भी मूवी थिएटर में मूवी देखने जाए, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग 2-3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ अ सिंपल रेशियो ऑफ टोटल टैक्स कलेक्टेड टू द टोटल जीडीपी ऑफ आवर नेशन। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितना ही ज़्यादा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, वो उतना ही बेहतर होगा। गवर्नमेंट अपनी काफ़ी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने से पहले इस रेशियो का एनालिसिस करती है। अब हम बात करते हैं पीएफसीई और जीएफसीई की। पीएफसीई होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जीएफसी होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि नाम सजेस्ट करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड्स जो भी परचेजेस करते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसी तरह जीएफसीई में गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया या इन सब चीज़ों पे, उसको जीएफसीई के अंदर हम काउंट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? अगर आसान शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि किसी चीज़ या किसी भी सेवा का प्राइस समय के साथ जो बढ़ता है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका एक आसान सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक चॉकलेट है जो 2021 में 10 रुपीज़ की मिलती थी, वही चॉकलेट 2022 में अब आपको 15 रुपीज़ की मिलने लगे। तो ये जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है इसको हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम हो गई। जैसे कि जब 10 रुपये पहले एक चॉकलेट ले लेता था, अभी उसी चॉकलेट को लेने के लिए अब हमें 15 रुपये लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ द इंक्रीज इन प्राइसेस और डिक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन मेन दो तरह से हो सकता है। एक तो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब डिमांड किस वजह से बढ़ जाती है? डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। इस वजह से प्रोडक्ट की डिमांड या सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएंगी जिससे उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखिए, कॉस्ट की वजह से जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों होता है? कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। प्राइस बहुत ही स्लोली बढ़ते हैं, नॉर्मली एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, तो इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। इसमें जो प्राइस राइज होता है वो 3% से 7% के दायरे में रहता है। थर्ड है रनिंग इन्फ्लेशन। इसमें जो प्राइस राइज होता है वो लगभग 10 से 20% पर एनम होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स लेती है। अगर इसको जल्दी कंट्रोल ना करा गया तो ये हाइपर इन्फ्लेशन में बदल सकता है, जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। फोर्थ है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें जो प्राइस राइज होता है वो 20% से 100% तक हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि इसमें जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटीज़ के वो डबल भी हो जाते हैं। पाँचवा है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ही डेंजरस होता है। ये बहुत तेज़ गति से बढ़ता है और बहुत ही जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसमें जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते किस परसेंटेज से बढ़ जाते हैं। कई बार तो ये लाखों % बढ़ जाते हैं। इसका अगर आप एग्जांपल देखें तो आप जिम्बाब्वे को ले सकते हैं। जिम्बाब्वे में जब हाइपर इन्फ्लेशन आया था तो वहाँ ब्रेड खरीदने भी जब पब्लिक जाती थी तो पैसे बोरों में भर के ले जाती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन कितना खतरनाक होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। छठा है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली एक सिचुएशन होती है जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई होता है, उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ही हाई होती है। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तब उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। सेवन्थ है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। इसमें प्राइस जो होते हैं वो फॉल करते हैं राइज होने की जगह। अब हम बात करते हैं रिफ्लेशन की। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन हमेशा ही बुरा नहीं होता है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी। इसलिए गवर्नमेंट डिफ्लेशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाती है।
जैसे कि वो टैक्स रेट कम करती है या फिर इंटरेस्ट रेट घटा देती है ताकि पब्लिक के हाथों में पैसा आए और वो स्पेंडिंग को बढ़ा सके। इस प्रोसेस को ही रिफ्लेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन की। देखिए ये तीनों ही चीज़ें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्लो डाउन क्या होता है। स्लो डाउन होता है हमारी जब इकोनॉमी डिक्लाइन होती है, उसमें थोड़ी स्लो हो जाती है। इसका इंडिकेशन ये होता है कि जो जीडीपी होती है हमारी कंट्री की, वो गिर जाती है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी अब थोड़ा स्लो डाउन आया है। इसी तरह अगर ये स्लो डाउन लगातार 2 क्वार्टर रहता है, यानी कि लगातार 2 क्वार्टर हमारे देश की जीडीपी गिरती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब रिसेशन में आ गई है। और अगर रिसेशन लंबे समय तक रहता है तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन में मार्केट में डिमांड बहुत बुरी तरह से कम हो जाती है। इसके साथ ही जीडीपी में भी काफ़ी शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। आप अगर डिप्रेशन का एग्जांपल जानना चाहें तो आप ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करा जाता है। देखिए सबसे पहले हम ये बात समझ लें कि इन्फ्लेशन के जो टारगेट होते हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है। आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही वो टारगेट डिसाइड करे जाते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कितना रहना चाहिए। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 इंडेक्स का यूज़ करा जाता है। एक होता है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? इट मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स इन होलसेल मार्केट। देखिए ये जो प्राइस चेंज होता है ये किसी एक या 2 गुड्स के नहीं होते हैं, ये एक बास्केट होती है और इसमें प्रेजेंटली अभी शायद 697 आइटम्स है। डब्ल्यूपीआई का डेटा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र डीआईपीपी के द्वारा रिलीज़ करा जाता है। ये मंथली बेसिस पे रिलीज़ होता है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2011-12 है और इसका इंडेक्स 100 पे सेट है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है तो ज़रा हम जान लें। मान लीजिए कि 2012 में किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 था और अभी 2022 में उसका प्राइस हो गया 150। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो अभी जो डब्ल्यूपीआई की वैल्यू आएगी वो होगी 150। अब बात करते हैं सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। सीपीआई कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है और इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। इसका जो डेटा होता है वो सीएसओ रिलीज़ करता है और इसका बेस ईयर 2012 है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आरबीआई पहले डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करता था, लेकिन अब वो सीपीआई इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करने लगा है। और अगर एक कॉमन मैन की बात करें तो उसके लिए सीपीआई इन्फ्लेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन हमें मार्केट में जो रिटेल मार्केट होती है उसमें प्राइस चेंज होते हैं उसका सही आइडिया देता है। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करा जाता है। देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, जैसे कि पहला है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल से क्या होता है, जो मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी की वो कंट्रोल करी जाती है। जितना पैसा इकोनॉमी में कम होगा उतनी ही डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कम होगा। ईआरआर और एसएलआर से आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी एंड इश्यू ऑफ न्यू करेंसी, ये दोनों स्टेप्स भी गवर्नमेंट लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट टैक्स रेट चेंज करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। जैसे ही अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए तो लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा और वो कम खर्च करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कमी आएगी। इसी तरह प्रोडक्शन इंक्रीज करके या फिर रेशनल वेज पॉलिसी द्वारा भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाता है। इन्फ्लेशन इन अ नटशेल, इन्फ्लेशन इज गुड फॉर डेटर्स एंड बैड फॉर क्रेडिटर्स। लिमिटेड इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है तो वो उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। कुछ और की कॉन्सेप्ट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज होती है कोल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट और स्टील एंड सीमेंट। सेकंड है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी का। थर्ड है फ्लिप कर्व, जो कि इन रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। फोर्थ है लॉरेंस कर्व और फिफ्थ है लैफर कर्व। नेक्स्ट है गोल्डीलॉक इकोनॉमी। गोल्डीलॉक इकोनॉमी वो होती है जिसमें ग्रोथ रेट जो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो ना ही बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, बल्कि मॉडरेट रहता है। अगला है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप हमें डिफरेंस बताता है करंट जीडीपी का और जो ऑप्टिमम जीडीपी हो सकती है अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो तो। अगला है हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी।
हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और वो काफ़ी स्टेबल भी होती है, जैसे कि यूएस डॉलर। सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी होती है जो इजीली अवेलेबल होती है और फॉरेक्स मार्केट में उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती नहीं है। इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।